हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जो इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। एंड इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपका जो ये पूरा यानी कि इस बुक का पूरा मटेरियल नहीं अच्छे से तैयार हो पाया है, सिलेबस अच्छे से नहीं हो पाया है, तो उसमें भी हम आपको हेल्प कर देंगे कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ पढ़नी है और जो चीज़ आपकी रह गई है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस बुक में आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से जो आपकी 5th यूनिट है उसमें आपका प्ले है जिसका नाम है वेंडर ऑफ स्वीट्स, जो कि आर के नारायण का लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका ये प्ले अच्छे से तैयार है तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी एक प्ले का क्वेश्चन ज़रूर आता है। एंड जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि आपके लिए जो पेपर का पैटर्न है वो इस बार चेंज है। 8 नंबर के क्वेश्चन में 4 आते हैं, जिसमें से आपको 2 करने हैं अगर आप एक्सप्लेनेशन 2 नहीं करते हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन प्ले का आएगा। तो इस प्ले में से मेनली जो क्वेश्चन है वो 3 ही बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ये जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है इसका आपको टाइटल जस्टिफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन थीम पर बनता है, या तो आपको थीम दे दी जाएगी उससे आपको जस्टिफाई करना है, या फिर आपको उस प्ले की थीम के बारे में बताना है। तो इसकी जो थीम है वो है जनरेशन गैप। थर्ड जो इसका क्वेश्चन है वो आपका बनता है करेक्टर्स को लेकर। तो इसमें जो मेन करेक्टर है उसका नाम है जगन। अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें मेन करेक्टर जगन के बारे में ही पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको वहां पर पॉइंट्स बनाकर जगन का आंसर जो करेक्टर स्केच है वो लिखना है। ध्यान देना कि जब भी आप किसी का करेक्टर स्केच लिखते हो तो आपको पॉइंट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उसका नेचर आप लिख सकते हो, एंड इसके अलावा उसका उसका जो नेचर है, जो कि जैसे अगर जगन का नेचर है तो उसका अपने बेटे के प्रति कैसा था, ग्रेस के प्रति कैसा था, और जो उसके फ्रेंड कॉजिन है उनके प्रति कैसा था। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स तो आपके यही बन जाते हैं। एक पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन पे बन सकता है। तो आपको क्या है, पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने पॉइंट्स बनाए हैं तो एग्जामिनर आपको वैसे ही नंबर दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके 5 जो पेज आप लिखते हो वो पढ़े, तो वो उसमें मेन बात देख लेता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग की लाइन्स होती है वो आपकी अच्छे से लिखी होनी चाहिए। इसके बाद जो यूनिट्स हैं वो 4 आ चुकी हैं, जिसमें आपके 13 प्रोज आते हैं। आपको लगता है कि अगर आपकी सेकंड यूनिट अच्छे से तैयार नहीं हुई है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, अदरवाइज जो दूसरी यूनिट्स हैं उसमें जो भी प्रोज हैं उनकी स्टोरीज हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यूनिट अच्छे से तैयार है। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है द मीटिंग पूल, जो कि रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट लाइन तो आप यही लिखोगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम प्रोज द मीटिंग पूल रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो रस्किन बॉन्ड आप लिख रहे हो, जो राइटर का नाम लिख रहे हो या फिर प्रोज का नाम लिख रहे हो, उसे आपको इन्वर्टेड कॉमा में करना है, एंड इसके साथ ही आपको अंडरलाइन भी करना है और बड़े अक्षरों में लिखना है। इसके बाद आपको जो मेन बात ध्यान देनी है कि इस ऐसे में जो मेन बात कही गई है आपको वो पॉइंट आउट करनी है रेफरेंस में। तो आप यहाँ पे लिखोगे इन दिस ऐसे, यानी कि द स्टोरी इज अबाउट द 3 फ्रेंड्स, 3 मित्रों की ये कहानी थी, जो कि जिसमें से जो सौम्य होता है वो क्या है, प्रॉमिस करता है अपने दोनों फ्रेंड से कि 10 सालों के बाद हम यहाँ पर वापस मिलने आएंगे। जो पूल है वो डिस्कवर किया जाता है रस्टी के द्वारा, इसलिए इसको रस्टी पूल भी कहते हैं। जो पूल था वो तीनों फ्रेंड्स का एक मीटिंग पॉइंट होता था। तीनों फ्रेंड्स बचपन में यहाँ पर आकर पूल के पास आकर खेला करते थे। तो इसके यानी कि ये जो मेन बात है ये आपको रेफरेंस में लिखनी है। इसके बाद की जो स्टोरी है वो आप सभी जानते हो, और जो भी एक्सप्लेनेशन में आएगा, अगर आपको लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आती है तो आप वो जो एक्सप्लेनेशन की लाइन्स है उसे ही आप लिख देना। बस स्टार्टिंग में ये लिखना कि इन दिस लाइन्स द जो नरेटर सेज दैट, फिर जो भी लाइन्स है वो आप लिख देना। एंड इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि अगर आपको कोई भी प्रोज की समरी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से किसी भी प्रोज की समरी देख सकते हो, पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से बताई गई है। इसके बाद जो आपका सेकंड प्रोज है वो है द मार्च ऑफ माइंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर या 8 नंबर में आता है, आपकी इस प्रोज की अच्छे से तैयारी है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपको यही प्रोज का जो आंसर लिखकर आना है। इसके साथ ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको क्या है इसके पॉइंट्स भी बताऊंगी। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो पॉइंट्स के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और क्वेश्चन में अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं। इसलिए जो एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको इसके पॉइंट्स बताए जाएंगे, तो उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन है जो वो बहुत अच्छे तरीके से होगा और आपके अच्छे नंबर
भी आएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो ये प्रोज है द मार्च ऑफ माइंड, इसमें जो मेन बात है वो ये लिखी हुई है कि जो राधा कृष्ण जी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि एक तो स्ट्रेस दिया है एजुकेशन पर, कि जो यंग मैन और वुमेन है उसको जो हम एजुकेशन देते हैं वो एक राइट काइंड में दी जानी चाहिए, जिसके कारण वो जो एजुकेशन है वो मैन की लाइफ के लिए मीनिंगफुल हो सके, मैन को कंप्लीटनेस करवा सके। तो यहाँ पर राधा कृष्ण जी हैं, उन्होंने मेन बात एजुकेशन पर ही फोकस की है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो बैलेंस में हो सके, बच्चे में विजडम भी डेवलप हो प्लस इंटेलिजेंस भी डेवलप हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है, वो साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है और इसी साइंटिफिक नॉलेज के कारण उसमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डेवलप नहीं है, और अगर उसमें वो मॉरल वैल्यूज़ डेवलप नहीं है तो वो अपनी नॉलेज के कारण डेवलपमेंट कर लेगा, लेकिन वो जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये जो बात है आप इसे रेफरेंस में भी लिखोगे तो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम पहले बात कर लेते हैं यूनिट 3 के बारे में, और जो यूनिट 2 है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी प्रोज है उसकी समरी हम आपको और भी ईजी वे में बता देंगे। तो यूनिट 3 में 3 प्रोज आते हैं, द चाइल्ड, द बार्बर ट्रेड यूनियन एंड द रिफ्यूजी। तो जो पिछले साल आपका जो मेन क्वेश्चन था वो आया था द बार्बर ट्रेड यूनियन में से, तो इस बार ज़्यादा चांसेस द चाइल्ड में से आने के हैं। तो जो चाइल्ड है द चाइल्ड, तो आप मेन बात तो पहले चाहे एक्सप्लेनेशन आ रही है चाहे आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो यही बात है कि जो चाइल्ड का आपको जो नरेटर है जो राइटर है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो द चाइल्ड है उनके राइटर का क्या नाम है, प्रेमचंद। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको कैसे राइटर के नाम ध्यान देने हैं, तो आपको अगर लग रहा है कि आपको नाम पता है प्रोज का और राइटर का नाम नहीं पता, तो आप देखना कि यहाँ पर चाइल्ड वर्ड आ रहा है और वहाँ पर चंद वर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो द चाइल्ड जो प्रोज है इसमें मेन बात क्या कही गई है, तो इसमें आप लिख दोगे सबसे पहले कि जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, गंगू। वो गोमती से शादी करना चाहता है। जो गोमती होती है वो एक विडो होती है और वो 2 बार पहले ही उसकी शादी हो चुकी होती है, बट वो वहाँ से वापस आ जाती है। तो जो गंगू होता है वो गोमती से शादी कर लेता है, उसके बाद जो गोमती होती है वो उसे छोड़कर चली जाती है और एक बेबी को जन्म देती है जो कि गंगू का नहीं होता है। तो जो गंगू होता है फिर भी उस बेबी को, उस चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लेता है एज द गिफ्ट ऑफ द गॉड, भगवान का गिफ्ट समझकर उसे यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो क्या कहते हैं कि जो हमारे यानी कि जो मिडिल क्लास की जो भी मॉरलिटी होती है वो गंगू के इस यानी कि अच्छे वर्क के कारण क्या है, अशेम्ड हो गई है। यानी कि जो गंगू की मॉरलिटी है वो बहुत ज़्यादा नैतिकता है जो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें मेन बात यही है। तो एक्सप्लेनेशन आएगी तो आपको रेफरेंस में जो मेन बात होती है जिसे पॉइंट आउट करना चाहिए आप वो बातें रेफरेंस में लिख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोज है उसका नाम है द बार्बर ट्रेड यूनियन। तो ये जो लिखी है ये लिखा है मुल्क राज आनंद ने। तो मुल्क राज आनंद की ये जो स्टोरी है द बार्बर ट्रेड यूनियन, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखनी है, तो रेफरेंस में सबसे पहले तो आप यही लिखोगे कि जो राइटर का नाम है एंड जो प्रोज का नाम है, और इसके बाद आप लिखोगे कि ये जो ऐसे है वो एक सोशल स्टेयर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है चंदू जो कि बाबर का बेटा होता है। इसके द्वारा एक मूवमेंट शुरू किया जाता है जो कि आगे चलकर मॉडर्न इंडिया का मेकर भी ये लड़का बनता है। तो उसके बाद जो भी स्टोरी है आप थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो चंदू के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है द रिफ्यूजी जो कि A.K. अब्बास के द्वारा लिखा गया है। तो जो रिफ्यूजी है उसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले वही बात कि प्रोज एंड जो राइटर है उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप क्या करोगे कि इसमें लिखोगे कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है मांझी। तो इसकी आपको बहुत अच्छे तरीके से समरी इंग्लिश में प्रोवाइड करवाई गई है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ये बड़े में आता है या फिर 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आप अगर उसी तरीके से करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है मांझी। तो आप लिखोगे कि ये जो ऐसे है इसमें मेन बात थी कि यहाँ पर क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है 1947 में, जिसके कारण जो मांझी होती है वो रावलपिंडी में रहती है, बट बाद में पार्टीशन के कारण उन्हें बॉम्बे में आना पड़ता है। तो जो मांझी है उनके लिए रावलपिंडी ही पूरा संसार था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी, ऐसी घटनाएं देखी जिसके कारण उनका जो मन है वो दुखी हो जाता है और उनको वहाँ से बॉम्बे से यानी कि रावलपिंडी से बॉम्बे आना पड़ता है। तो जो मांझी है वो अपने घर से अपने रावलपिंडी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो रावलपिंडी है जो
उसको अपना संसार ही मानती थी। लेकिन जब वो बॉम्बे में आ जाती है तो वो किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बताती है अपनी कंडीशन का, और वहाँ पर वो जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये मेन बात थी, तो आपको यहाँ पर ये लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है उसमें जो फर्स्ट क्लोज है उसका नाम है द मदर ऑफ ए ट्रेटर। तो इसको किसने लिखा है? मैक्सिम गोर्की ने। तो आपको कैसे ध्यान देना है? एम से मदर, एम से मैक्सिम गोर्की। तो मदर ऑफ द ट्रेटर के जो राइटर हैं उनका क्या नाम है? मैक्सिम गोर्की। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है मोना मैरियाना। तो आपको जो रेफरेंस आ जाए या फिर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको मेन बात सबसे पहले क्या लिखनी है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है मोना मैरियाना, जिसका जो बेटा होता है वो एनिमी का लीडर बन जाता है एंड वो सिटी को चारों तरफ से क्या है? कवर कर लेता है, जिसके कारण जितने भी लोग होते हैं वो मोना मैरियाना से हेट करने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि जो मोना मैरियाना है वो क्या है? मदर ऑफ ए ट्रेटर, की वो आतंकवादी की माँ है। तो जो मोना मैरियाना होती है वो अपने बेटे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड अपनी जो कंट्री है उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिसके कारण क्या है कि जो मोना मैरियाना है उसके सामने एक डायलेमा आ जाता है, एक द्वंद आ जाता है कि वो किसे चूज करे। एंड लास्ट में वो अपने बेटे को मार देती है और जिसके कारण वो एज ए सिटीजन की जो भूमिका है उसे निभाती है। इसके बाद वो खुद को भी मार लेती है, एज ए मदर के रूप में उसका जो रोल होता है वो उसे भी कंप्लीट करती है। तो इसमें ये मेन बात है, तो आपको ध्यान देनी है इस बात के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोज है उसका नाम है द ड्रॉवर वाइफ, जो कि हेनरी लॉसन का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप कैसे याद करोगे कि जो वाइफ का बेटा सन, तो यहाँ पर हेनरी लॉसन, हेनरी लॉसन। अगर आप 2 या 3 बार राइटर्स के नाम पढ़ोगे तो आपको इजी वे में याद हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें जो मेन बात है वो आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर जो नरेटर है वो ड्रॉवर वाइफ की जो लाइफ है उसके बारे में बताते हैं कि उनकी लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती है जब उनके हस्बैंड काम के कारण घर से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये यानी कि किसी भी करेक्टर का जो भी मेन वहाँ पर करेक्टर है उसका पार्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, मीन्स कि ये उन सभी लेडीज़ के बारे में है जो कि ड्रॉवर्स की वाइफ हैं। तो लास्ट बाद में आप ये लिख सकते हो कि इसमें एक लेडी होती है जो कि अफ्रीकन के जंगल्स में रहती है, वहाँ पर एक दिन स्नेक आ जाता है जिसके कारण जो ड्रॉवर की वाइफ है वो अपने बच्चों को टेबल पर बिठा देती है और पूरी रात जागती रहती है अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो इतनी ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में रहती है जिसके कारण भी वो अपने जो हस्बैंड और अपनी जो फैमिली है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसके साथ ही इतने हार्श इन्वायरमेंट में उसकी जो सेंसिटिविटी है यानी कि जो संवेदनशीलता है वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इसके साथ ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो इन्वायरमेंट है वो एक इंसान की पर्सनैलिटी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि किस तरीके से एक इंसान है जो वो स्टार्टिंग में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बट जैसे ही वो इन्वायरमेंट में हार्श इन्वायरमेंट में रहता है तो वो अपने आप को उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेता है और वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोज है उसका नाम है लाला जी। तो जो लाला जी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जिम कॉर्बेट के द्वारा। तो इसमें आप क्या मेन बात बताओगे कि जो लाला जी है वो जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखा गया है एंड इसमें मेन कैरेक्टर भी कौन है? लाला जी, जो कि क्या है? एक मर्चेंट होते हैं और वो एक व्यक्ति को पार्टनरशिप पर अपने साथ रख लेते हैं। बट क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है वो उन्हें धोखा देकर चला जाता है, जिसके कारण वो खुद एक व्यापारी के नीचे यानी कि एज ए सर्वेंट के रूप में उनका काम करने लग जाते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात किससे होती है? जिम कॉर्बेट से। उनकी काफ़ी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें कोलेरा होता है। तो जो जिम कॉर्बेट है वो उनकी यानी कि हेल्प करता है उनको ठीक करने में। उसके बाद जब वो अपनी बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो वो जिम कॉर्बेट को अपनी स्टोरी सुनाते हैं एंड जो जिम कॉर्बेट है वो उन्हें 500 रुपीज़ का नोट देता है। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो है मिसेरी की दया की, कि जो अगर हम किसी इंसान पर दया करते हैं तो उससे क्या होता है कि जब हम किसी पर दया करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और जिस पर हम दया करते हैं वो इंसान है जो उसे भी खुशी मिलती है, वो हमारा एहसानमंद होता है। तो यहाँ पर यही बात इम्पोर्टेंट थी। तो इस तरीके से आपके जो प्रोज हैं वो हो चुके हैं। तो पिछले साल आपका जो पेपर है उसमें मेन प्रोज में कौन कौन से आए थे? तो आपका एक क्वेश्चन तो आया था द मदर ऑफ ए ट्रेटर में से एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था आपका लाला जी में से। एंड जो फोर्थ यूनिट है यानी कि एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर के क्वेश्चन में आया था और एक 8 नंबर के क्वेश्चन में आया था।
और जो थर्ड यूनिट है उसमें एक क्वेश्चन आया था द बार्बर ट्रेड यूनियन में से, और एक क्वेश्चन आया था रिफ्यूजी में से। और रिफ्यूजी में से कौन सा क्वेश्चन आया था, तो मांझी का कैरेक्टर स्केच आया था। तो अगर आपको जो हमारी वीडियो बनाई गई है अगर आप उसे देख लेंगे तो उसमें जो आपको समरी इस तरीके से करवाई है कि आप वहाँ से मांझी का कैरेक्टर स्केच भी लिख सकते हो। अगर नॉर्मल वे में भी क्वेश्चन आता है तो आप सीधा वो भी कर सकते हो। इसके बाद जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्वेश्चन आया था द मार्च ऑफ माइंड में से। तो ये जो प्रोज है इनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मेनली इस बार होपफुली कि आपका जो क्वेश्चन है द चाइल्ड में से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो ड्रॉवर वाइफ है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लाला जी में से भी आ सकता है। इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है उसमें से क्वेश्चन आया था द सोशल कॉस्ट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पर। तो इसकी वीडियो भी हमने बना दी है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।